ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे जी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेचुटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन को भी हाथ से लिखेंगे 10-10, वेरी इजी टू रिमेंबर। सेक्शन 10 इज फॉर द एग्जाम्पशंस, फर्दर क्लॉज 10 क्लॉज 10। आर वी गुड? ग्रेचुटी अगर आपको मिल रही है, ग्रेचुटी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने हमारी कंपनी में 10, 20, 50 साल काम किया जी, अपनी पूरी जिंदगी हमारी कंपनी में लगा दी, लुटा दी। सो हम आपके बड़े आभारी हैं और हमने बड़ा पैसा कमाया आपकी वजह से, ठीक है। सो ग्रेचुटी हम आपको देते हैं ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उनको कुछ लमसम पेमेंट दी जाती है। द एग्जम्पशन टू द असेसीज who are in the receipt of gratuity from their employers, wonderful words, at the time of death, ठीक है। ऑब्वियसली डेथ में आपको नहीं मिल रही, आपके घर वालों को मिलेगी, और रिटायरमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, या फिर आप रिटायर हो गए। तो मैंने कहा कि सर किसी ने ग्रेचुटी ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट ले ली तो ठीक है। लेट से आप 59 ईयर ओल्ड हैं और आपने वहां पे 25 साल काम किया और आपको पता है अगले साल आप रिटायर हो रहे हो, ग्रेचुटी आप हलूस कंप्यूट करते हो, हलूस सुबह के आपको अच्छा लगता है, ठीक है, कि जी 13 लाख रुपए मिलेंगे, 14 लाख मिलेंगे। सो इन दैट केस आप अपने बॉस के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि जी पैसों की बड़ी सख्त जरूरत है, 13 लाख रुपए की ग्रेचुटी जो अगले साल देनी है वो 12 लाख अभी दे दो, ठीक है। और उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई लोन नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, जो ग्रेचुटी थी जो अगले साल मिलनी थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मैंने तो रखे हुए हैं आपके पैसे, आप अभी ले जाओ, आपको चाहिए आप ही के पैसे हैं, ले जाओ अभी, ठीक है। फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, क्योंकि वो क्या कहता है, एग्जाम्पशन का चैप्टर शुरू ही कैसे हुआ, कहता है या फिर तो एट द टाइम ऑफ डेथ मिले या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिले तभी एग्जाम्प्ट है, नहीं तो फुली टैक्सेबल है। नहीं तो एग्जाम्पशन का सेक्शन 10-10 बचा नहीं पाएगा। वो कहता है दो ही केसेस में बचाऊंगा, अगर डेथ या रिटायरमेंट पे लोगे तो। आर वी गेटिंग इट और नॉट? क्लियर है? चलें आगे, चलिए। सो कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉइज, एक्सेट्रा लिख दिया जी, आगे लिख लीजिए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, डिफेंस, दो और है। अगर इनको मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये CS है और ये SC है, ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन में याद हो जाती है। CS इज द सिविल सर्विसेज, SC इज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉइज और डिफेंस के अंदर जितने भी हमारे मिनिस्टर्स या ऑफिसर्स हैं, ठीक है। सो लोकल अथॉरिटीज आ गई, हाँ वो आ जाएंगे ना, हाँ बस स्टेट वाले नहीं आए, बट उसके अंदर हमने लोकल अथॉरिटीज ले ली, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के सारे नहीं लिए, सिर्फ लोकल अथॉरिटीज वाले ले लिए, ठीक है। तो काफी मेजर चंक स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कवर हो जाता है जी लोकल अथॉरिटीज के अंदर, ठीक है, जिसमें कंटोनमेंट बोर्ड, पंचायत, म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल कमेटी, ये सारे आ जाते हैं जी। फाइन, तो इन सबको एग्जाम्प्ट है, इन सबको अगर ग्रेचुटी मिल रही है, आपने अमाउंट पढ़नी ही नहीं, आपने अमाउंट पढ़नी ही नहीं, आपने लिख देना जी आगे एग्जाम्प्ट, ठीक है। बट एक चीज जरूर पढ़ लेना कि एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही रिटायरमेंट से 6 महीने पहले पैसे ले गया, फुली टैक्सेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखते ही आपका ज्यादा टेंडेंसी हो जाती है कि एग्जाम्प्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि आगे भी मैं आपको और जितने भी पढ़ाऊंगा सब में आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जाम्प्ट कर दो, बट वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ डेथ और रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट से पहले है तो बीट एनीवन, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, फुली टैक्सेबल। चलिए जी आगे चलते हैं। फिर हमने कहा सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अदर एम्प्लॉइज है, मतलब ऊपर जो पॉइंट में आ गए दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सिविल सर्विसेज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी, डिफेंस। इन दैट केस, इनका केस नहीं है, बाकी सबका है। तो वो कहते हैं कि जी आप बस ये बताओ कि आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हो कि नहीं होते। आपका जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको ग्रेचुटी एक्ट में आकर मैंडेटरी पेमेंट देता है बिकॉज वो ग्रेचुटी एक्ट में फॉल कर गया है। तो हमने कहा यस, इफ द आंसर इज यस। और दूसरा वो कहता है कि नहीं सर, वो वॉलेंट्री मेरे को ग्रेचुटी पे कर रहा है, उसके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगता नहीं है, वो अपनी मनमर्जी से मेरे को पे कर रहा है। अगर तो आप ग्रेचुटी एक्ट में फॉल करते हैं तो हमने कहा कि सर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री। नंबर 1 20 lakhs,
20 लाख, 20 लाख रुपए तक की आप ग्रेचुटी दे सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, आपको एक्चुअल में मिली कितनी है, एक्चुअल में मिली है 10 लाख, फिर 20 लाख थोड़ी ना हम आपको डिडक्शन देंगे, तो 10 लाख है तो फिर 10 लाख। थर्ड इज बिट प्रॉब्लम सम, तो उसने कहा कि हाफ मंथ सैलरी, हाफ मंथ सैलरी, तो हमने कहा हाफ 15/30 करो, कहता नहीं वर्किंग डेज तो 26 ही होते हैं, ठीक है, 4 तो हमारे हॉलीडेज निकल गई संडेज की, तो वो कहता है 15/26 करो। हम 15 दिन की सैलरी देना चाहते हैं, मतलब 15 वर्किंग डेज डिवाइडेड बाय 26 वर्किंग डेज, क्योंकि एक महीने में ऑफिशियली 26 वर्किंग डेज ही होते हैं और 4 हॉलीडेज रहती है, ठीक है। तो वैसे वो हाफ मंथ ही लिखना चाहता था, बट उसने क्या किया, थोड़ा ज्यादा ही समझदार बन रहा है, तो उसने कहा कि 15/26, 15/26, 15 डेज डिवाइडेड बाय 26, आर वी गुड, ठीक है। इनटू द सैलरी लॉस लास्ट विड्रॉन, लास्ट सैलरी बताओ जी आपने कितनी विड्रॉ की थी लास्ट, आप 25 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी आखिरी सैलरी देखी जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है। और वो कहते हैं नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स, कितने साल आपने यहां पर काम कर दिया, उस हिसाब से आपकी ग्रेचुटी भी तो होनी चाहिए, ठीक है। किसी ने काम ही 3 साल की है, ग्रेचुटी ले गया 20 लाख की, हमने कहा इतनी ज्यादा ग्रेचुटी, ठीक है। तो ग्रेचुटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड और द पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। राउंडिंग ऑफ कैसे होगी, अगर 6 महीने से ज्यादा है, 6 महीने 1 दिन है तो आप राउंडिंग ऑफ, पूरे 6 महीने है तो 0, ठीक है। 5 महीने 29 दिन है तो भी 0, 6 महीने से कम है या पूरे 6 महीने तो भी 0 है। 6 महीने 1 दिन पे अगर आप रिटायर हुए तो उसको 25 साल भी, उसको 26 साल ले लेंगे। तो अगर आपने 25 साल 7 महीने काम किया तो हमने कहा सर 26 साल, ठीक है। और ईयर्स कभी फ्रैक्शंस में नहीं होंगे जी, इधर 25 होगा या 26 होगा, ठीक है। राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। 6 महीने से ज्यादा का पीरियड है तो अपर राउंडिंग ऑफ, एल्स टू बी इग्नोर्ड, टू बी इग्नोर्ड। कोई प्रॉब्लम है? सैलरी पे एक वर्ड यहां पे लिखेंगे जी, बीडीएफ, बीडीएफ। मैं आपको पहले बीडीसी लिखवाता था, बीसीडी लिखवाता था, है ना, दैट इज द बेसिक पे, कमीशन और डियरनेस अलाउंस, ठीक है। यहां पे मैंने आपको लिखवाया बीडीएफ, पहले पढ़ा दूं नीचे, ये देखिए जी, ये एरो डाल के लिखिए, देख ही लीजिए। बीडीएफ में डीएफ का मतलब है डियरनेस अलाउंस फुल, फुल मतलब फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। पूरे चैप्टर की बस एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है जिसमें डीए, चाहे रिटायरमेंट का बेनिफिट आपको उसके ऊपर ऐड ना भी होता हो तब भी आपको लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको लिखा दिया बीडीएफ। डीएफ का मतलब है कि डीए पूरा लेना है, चाहे फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो या ना। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए जी, चले आगे, फाइन। तो कहते हैं सैलरी का मतलब है बेसिक पे प्लस डीए, ऑलवेज इंक्लूडेड, चाहे फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो या ना। इन केस ऑफ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है जी, अगर आपका जो सीजन लगता है तो उसमें कंप्लीटेड ईयर्स नहीं होंगे, तो उसमें सीजन्स होंगे, तो वहां पर आपने 7/26 करना है और ईयर्स की जगह भी सीजन्स आपको दिखना पड़ेगा, ठीक है। सीजन्स वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आते। पार्ट ऑफ द ईयर एक्सीडिंग 6 मंथ्स टू बी टेकन एज अ फुल ईयर, ठीक है। सो वहां पर आपको 7/26 करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर 15 डिवाइडेड बाय 26 नहीं होगा। जैसे हॉजरी हो गया जी, तो हॉजरी के अंदर उनका सीजन होता है, 6 महीने काम होता है, 6 महीने वो बंद करके बैठे रहते हैं। सो इन दैट केस अगर आपका जो काम है वो सीजनल नेचर का है, इन दैट केस आपको 15/26 नहीं करना, उसमें आपको 7/26 किया जाएगा, क्योंकि आपने उस कंपनी में पूरा साल काम नहीं किया, आप सीजन वाइज ही काम करते थे, आप उसमें आधा साल ही काम करते थे, तो हम आपको 15/26 नहीं देना चाहते, हम आपको 7/26 देना चाहते हैं। इनटू सैलरी लास्ट विड्रॉन, सैलरी का मतलब बीडीएफ, ठीक है, इनटू कंप्लीटेड ईयर्स, और अगर वो एग्जैक्ट कंप्लीटेड ईयर्स ना हो तो 6 मंथ्स और लेस को टू बी इग्नोर्ड, 6 मंथ्स को एक्सीड करता है तो टू बी टेकन एज अ कंप्लीट ईयर। ये कौन सा केस हुआ? अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में फॉल करते हैं, तो ग्रेचुटी एक्ट में कौन फॉल करेगा? फिर से बोल रहा हूं, एम्प्लॉयर फॉल करेगा, मैं एम्प्लॉय नहीं फॉल करता, मेरा एम्प्लॉयर ग्रेचुटी एक्ट में फॉल करता है और इस वजह से वो मेरे को ग्रेचुटी पे कर रहा है, क्योंकि वो ग्रेचुटी एक्ट में फॉल करता है और वो मेरे को मैंडेटरी पेमेंट दे रहा है, उसको देनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता वो ना पे करे, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगता है। अभी और ये क्वेश्चन में गिवन होगा जी कि ग्रेचुटी एक्ट लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। तो यहां पे हमें ग्रेचुटी एक्ट का स्कोप पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किस पे लगता है और किसके ऊपर नहीं लगता है। नेक्स्ट हमने कहा कि सर एम्प्लॉइज
जिनकी पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होती, मतलब जिनको पेमेंट वॉलेंटरली दी जा रही है। So least of the following three, number 1 and 2 are same, 20 lakhs being the specified limit, और उसके बाद actual gratuity received। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में उसने क्या कहा, कह रहा है 1/2, ठीक है, मतलब 15/30 कर दिया, एक तरह से 1/2 कर दिया जी, उसने हाफ मंथ ले लिया। ऊपर वो थोड़ा ज्यादा स्मार्ट 15/26 कर रहा था, बट यहाँ पर उसने क्या कर दिया 15/30, जिसको उसने बोला हाफ मंथ सैलरी। और सैलरी भी कितनी, एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मतलब पिछले 10 महीनों की सैलरी को एवरेज कर दीजिए। तो अगर आप 25 साल से काम कर रहे थे तो लेटेस्ट आपके जो 10 मंथ्स है, लेटेस्ट 10 मंथ्स है, जो लास्ट 10 मंथ्स है, वो आपने यहां पे इंक्लूड कर देना है। लेकिन जिस महीने में रिटायर हुए उसको इग्नोर कर देना, ठीक है, जिस महीने में इग्नोर आप रिटायर हुए, क्योंकि शायद वो मंथ आपका पूरा ना हुआ हो, ठीक है। लेटेस्ट से हमारी कंपनी की पॉलिसी है 60th बर्थडे पर हम आपका केक कटवा के आपको रिटायर करवा देते हैं। सो इन दैट केस अब आपका जो बर्थडे है वो 21वें दिन आया, तो उस दिन तो आपको 21 दिनों की पे होगी। तो इन दैट केस हमने क्या कहा कि रिटायरमेंट वाला मंथ टू बी इग्नोर। तो कह रहे 10 मंथ्स आप लास्ट 10 मंथ्स ले लीजिए प्रीसीडिंग टू द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस भी महीने में रिटायर हुए। हमें नहीं पता 1 तारीख को रिटायर हुए, 30 तारीख को रिटायर हुए या 15 तारीख को रिटायर हुए, जिस भी दिन रिटायर हुए उस महीने को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप मेरे को कहते हैं सर मैंने वो महीना पूरा कर लिया, तब भी नहीं लेना चाहिए उसको। आप कहते हैं सर मैं 31 तारीख को रिटायर हुआ हूं, पूरे महीने की पे ली है, फिर भी उसको नहीं लेना। उस मंथ को तो छोड़ना ही पड़ेगा जिस महीने में आप रिटायर हुए हैं, उससे पिछले 10 मंथ्स की सैलरी ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ द रिटायरमेंट वॉज ड्यू ऑन 15 फरवरी 21, तो आपने जो एवरेज सैलरी लेनी है वो 1 अप्रैल से 31 जनवरी तक की लेनी है। फरवरी को आप इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सैलरी का क्या मतलब है, बीसीडी पुराने वाला ही, दैट इज बेसिक पे, कमीशन और डियरनेस अलाउंस ओनली फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। डीए पूरा नहीं लेंगे। ऊपर जब मैंने लिखवाया था बीडीएफ तो वहां पे था डीए फुल लेंगे जी, वेदर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट। आर वी गुड? पॉइंट नंबर 1 में वो क्या कहता है, कहता है कि जी ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय व्हाइल इन द एम्प्लॉयमेंट इज फुली टैक्सेबल। आप आगे जरूर लिखिए वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही आना है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आपको ग्रेचुटी मिल जाती है जब आप एम्प्लॉयमेंट में ही हैं, इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल ऑलवेज, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। पॉइंट नंबर 2 और 3 अच्छे हैं जी, मैं एक बार बता देता हूं और ये पॉइंट बार बार आएंगे। हमने कहा सर ये जो 20 लाख रुपए की एग्जम्पशन है वंस इन अ ईयर और वंस इन अ लाइफ टाइम है, ठीक है। तो वंस इन अ ईयर वाला पॉइंट तो कोई फिर वैलिड रहा ही नहीं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में वो कहेगा कि 1 साल में एक ही बार आप ले सकते हैं और 2 बार नहीं ले सकते, ठीक है। और मैंने कहा कि सर मैं 20 साल पहले एक जगह पे काम किया, 15 साल और रिटायर हुआ, और 15 साल की उन्होंने मेरे को ग्रेचुटी पे कर दी, और अब मैंने 20 साल कहीं और काम किया, अब मैं वहां से दोबारा रिटायर हो रहा हूं, मेरे को दोबारा से ग्रेचुटी मिल रही है। तो वो कहते हैं पहले जब रिटायर हुए थे तो कितनी ग्रेचुटी एग्जम्प्ट करवाई थी, ये मत बताओ मिली कितनी थी, ये बताओ आपने तब कितनी एग्जाम्पशन ऑलरेडी ले चुकी हो। मैंने कहा सर तब 8 लाख रुपए की ग्रेचुटी माफ करवाई थी, मिली तो थी 20 लाख, बट उसमें से 8 लाख माफ हो गई थी और 12 लाख पे मैंने टैक्स पे किया था। तो उसने क्या कहा कि आपको 8 लाख की एग्जाम्पशन पहले ही मिल चुकी है, टोटल एग्जाम्पशन एक लाइफ टाइम में कितनी मिलती है 20 लाख की, आप 12 लाख की और एग्जाम्प्ट करवा सकते हो। एक लाइफ टाइम में आप 20 लाख से ज्यादा की ग्रेचुटी एग्जाम नहीं करवा सकते। अगर आपकी कुछ ग्रेचुटी पहले एग्जाम हो चुकी है तो कोई बात नहीं, बैलेंस अभी भी आपको अवेल करवा सकते हैं। रीड कर देता हूं। इफ एन इंडिविजुअल, मैंने कहा सर यहां पे लिख देते इफ अ पर्सन, कहते नहीं इंडिविजुअली ठीक है, क्योंकि सैलरी का चैप्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है ऑब्वियसली, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन नौकरी कैसे करेगा। तो ठीक है, इफ एन इंडिविजुअल रिसीव्स अ ग्रेचुटी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस, ऐसा हो सकता है कि 2 एम्प्लॉयर आपको सेम ईयर में ग्रेचुटी पे कर दें पार्ट टाइम, ठीक है। शायद एक जगह फुल टाइम है, एक जगह पार्ट टाइम है, दोनों जगह पार्ट टाइम है या 3 जगह पार्ट टाइम है। तो वो कहता है कि आप सेम प्रीवियस ईयर में दोनों जगह से रिटायर हुए तो टोटल अमाउंट जो एग्जाम्पशन किया दोनों को मिलाकर 20 लाख को एक्सीड नहीं कर सकती, मतलब जो 20 लाख है दैट इज द लंप सम।
और वो कहता है कि अगर आप एग्जाम्पशन, द वर्ड इज एग्जाम्पशन, ग्रेचुटी की पहले ही रिसीव कर चुके हैं द अर्लियर ईयर्स, इन दैट केस आपको 20 लाख से ज्यादा की एग्जाम्पशन नहीं मिल सकती, पुरानी और नई दोनों को मिलाकर। आर वी गुड? समझ में आता है? 20 लाख इज फॉर द लाइफ टाइम। और ऐसा केस भी हो सकता है जिसमें मैं कहता हूं कि सर मैं पहले भी एक जगह से ग्रेचुटी ले चुका हूं लेकिन तब मेरे को एग्जाम्पशन नहीं मिली थी 1 पैसे की भी, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर अब आप पूरी 20 लाख ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बात ग्रेचुटी मिलने पर नहीं है, बात प्रॉब्लम हमें है एग्जाम्पशन से। अगर आपने एग्जाम्पशन ली है तो हम माइनस करवाएंगे, और अगर आपने एग्जाम्पशन नहीं ली है इन दैट केस हम आपको माइनस नहीं करवाएंगे। क्लियर है? चले आगे। पॉइंट नंबर 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले मेरे से सुन लीजिए फिर रीड करवाता हूं। मैंने एक जगह 10 साल काम किया और वहां से जब रिटायर हुआ तो ग्रेचुटी के नाम पे उन्होंने मेरे को 1 रुपया भी नहीं दिया। तो मैंने कहा क्यों नहीं दिया? वो कहते सर हम तो ग्रेचुटी एक में फॉल ही नहीं करते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर मैंने 15 साल कहीं और काम किया और फिर उन्होंने मेरे को लेट से 24 लाख रुपए ग्रेचुटी के पे किए। अब कैलकुलेशन में ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस मैं 25 साल ले सकता। वैसे मैं जब यहां से नौकरी छोड़ रहा हूं तब मैंने वहां पे से 15 साल ही काम किया है, ठीक है? और लेकिन क्योंकि ये 10 साल के बाद मेरे को ग्रेचुटी मिली नहीं थी, अगर ग्रेचुटी मिल जाती तो यहां पे ब्रेक लग जाती और फिर नया चैप्टर शुरू होता, ठीक है? बट वहां पे ग्रेचुटी मिली नहीं थी, ग्रेचुटी मिली नहीं थी। बात एग्जाम्पशन की नहीं है, बात एग्जाम्पशन की नहीं है, ग्रेचुटी नहीं मिली थी। इन दैट केस वो कहते हैं कि जी अब पुराने साल और नए साल दोनों को मिलाकर आप अपना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 25 साल मानना, 25 साल मानना। मैं कहा 25 कैसे हो गई? यहां पे तो सिर्फ 15 साल काम किया। कहता है 10 साल पहले भी तो किसी और जगह आपने काम किया है और वहां से आपको ग्रेचुटी नहीं मिली थी, ठीक है? सो इन दैट केस ये टोटल 25 साल मान लिए जाएंगे। रीड कर देता हूं। इन केस इफ द एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड द सर्विसेज टू एनी अदर एम्प्लॉय इन द अर्लियर ईयर्स एंड डिड नॉट रिसीव द ग्रेचुटी फ्रॉम हिम, और उसे वहां से ग्रेचुटी नहीं मिली, देन सच पीरियड ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड टू हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर। तो कितने साल आपने काम किया? 10 साल जो आपने फॉर्मर एम्प्लॉय को सर्विसेज दी वो आपके कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस के अंदर एड अप किए जाएंगे, ठीक है? ये जजमेंट है जी हमारे पास बॉम्बे हाई कोर्ट की। अभी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है? चीफ कमिश्नर CCI। क्यों? ये केस है ना, स्टेट एम्प्लॉय नहीं, ये तो CIT का जाएगा। जब आपका ऑपोजिशन कोई पार्टी नहीं होती, जब आप PIL फाइल करते हैं तब हम लिखते हैं UOI, यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? बट अगर आपके सामने एक पार्टी है, ठीक है, सो इन दैट केस जैसे ये ऑर्डर होगा ना इसका कि मैं वो ऐड नहीं करूंगा, हमने कहा कि ऐड होना चाहिए, तो फिर इन दोनों में झगड़ा है। जब मैं लॉ को चैलेंज कर देता हूं कि लाइक से मैं PSDT पे केस करता हूं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इन दैट केस, या फिर सेंट्रल का कोई लॉ, ये भी वैसे मैं स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर सकता हूं, बट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कि इनकम टैक्स में ये बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेटर से मैं जब आपको पढ़ाऊंगा कि एग्रीकल्चर पे टैक्स कैसे लगाते हैं, ठीक है, और आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर पे तो लगा ही नहीं सकते, ठीक है, बट मैं फिर भी कहता हूं कि कुछ ना कुछ उनको अभी भी टैक्स देना पड़ता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। तो अगर आप उसको चैलेंज करते हैं देन इट विल बी UOI, क्योंकि उसमें ऑपोजिशन में कोई है ही नहीं। इलस्ट्रेशन 18 एक बार दोबारा से देख लें ये डायग्राम। सेक्शन 10 है जी हमारे पास, जिसने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर्स ऑफ सिविल सर्विसेज, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, डिफेंस में हमारे जितने भी लोग काम करते हैं और लोकल अथॉरिटी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, अगर उनको ग्रेचुटी मिल रही है एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द डेथ और द टर्मिनेशन, इन दैट केस इट विल बी फुली एग्जाम्प्ड। और बाकी के लिए हमने कहा सर 2 हिस्से करेंगे। उनसे सबसे पहले पूछेंगे ग्रेचुटी एक में आप फॉल करते हैं या नहीं फॉल करते। अगर आप फॉल करते हैं तो पहले 2 सेम है जी, एक्चुअल और 20 लाख। तीसरे में क्या था 15/26 इंटू लास्ट सैलरी विड्रॉन इनटू द कंप्लीटेड ईयर्स। और दूसरे में वो क्या कहता है कि अगर आप उसमें कवर नहीं होते तो पहले 2 तो सेम है, एक्चुअल और 20 लाख। और तीसरे में उसने क्या कहा हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर्स। ये मैं मेंशन करना भूल गया जी, फ्रैक्शन ऑफ द ईयर्स टू बी इग्नोर्ड। ऊपर तो वो क्या कहता था 6 महीने से ज्यादा हो तो अपर राउंडिंग ऑफ कर देना। यहां पे हमने कहा सर 11 महीने 28 दिन,
तो कहता है टू बी इग्नोर्ड, कंप्लीटेड ईयर्स ही लेने हैं मैंने, ठीक है। 11 मंथ नहीं, 25 साल 11 महीने 28 दिन, तो 25 साल लेंगे, उससे 26 साल नहीं करेंगे। बट अगर आप ग्रेजुएटी एक्ट में फॉल कर रहे होते तो आप 26 कर देते, अपर राउंडिंग ऑफ कर देते। इसमें राउंडिंग ऑफ का कोई फंडा नहीं है, फ्रैक्शंस टू बी इग्नोर्ड थरली। आर वी गुड? और सैलरी का ऊपर मतलब था BDF और नीचे मतलब है जी BCD, ठीक है। और एवरेज सैलरी का मतलब 10 महीनों की सैलरी लेनी है, मंथ ऑफ रिटायरमेंट को इग्नोर कर देंगे और उससे पिछले 10 महीने आप ले लेंगे। और ये जो लिमिट है वो 20 लाख पर ईयर है, चाहे एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हो, और 20 लाख पर लाइफ टाइम है, चाहे अगर आप 10-20 साल पहले भी एग्जाम्पशन ले चुके हैं तो अब आपको बैलेंस अमाउंट की ही मिलेगी, पूरा 20 लाख नया दोबारा से नहीं मिलेगा। और अगर पहले जहां से रिटायर हुए थे वहां से ग्रेचुटी नहीं मिली थी तो फॉर्मर एम्प्लॉय के भी कंप्लीटेड ईयर्स को आप इसके अंदर एड अप कर सकते हैं। चलिए जी, सो वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट। अब इलस्ट्रेशन करते हैं। मिस्टर राज इज एन एम्प्लॉय ऑफ XYZ लिमिटेड, ग्रेचुटी मिली है कि 25 लाख की, तो मैं कहा सर 20 लाख से ज्यादा तो मिल ही नहीं सकती, बोल दूं मैं? मिल सकती है बट टैक्स एग्जम्प्ट ज्यादा से ज्यादा 20 लाख पे होगा। मिल सकती है जी, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 करोड़ भी दो, बट टैक्स एग्जम्प्ट ज्यादा से ज्यादा 20 लाख पे हो सकता है। रिटायर कब हुए? 16 फरवरी को। फरवरी का महीना तो छोड़ना पड़ेगा अगर ये ग्रेचुटी एक्ट में फॉल ना करते हुए। सर्विसेज कितनी रेंडर की? कहता है 25 साल 7 महीने। बेसिक सैलरी वो कहता है कि जी 1 अक्टूबर से इंक्रीज हुई है इनकी, कितनी? 60,000 रुपए पर मंथ, उससे पहले थी 50,000 रुपए पर मंथ। DA मिलता है 30,800। और वो पूछते हैं कि जी आप ही बताओ कितनी ग्रेचुटी एग्जम्प्ट रहेगी। नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फुली एग्जम्प्ट। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा यहां पे हो जाता है जी, वो कहता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली एग्जम्प्ट है, बशर्ते रिटायरमेंट या डेथ के ऊपर होनी चाहिए। सेकेंड कहता है वो ग्रेचुटी एक्ट में फॉल कर रहा है, तो हमने कहा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3। एक है जी एक्चुअल में कितनी मिली? 20 लाख, और कितनी? सॉरी 25 लाख, और जो स्पेसिफाइड अमाउंट है दैट इज 20 लाख। और एक हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ईयर्स कितने कंप्लीट हुए? 26, क्योंकि कितना लिखा था? 25 साल 7 महीने, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा था तो अपर राउंडिंग ऑफ होगी, और हमने ले लिया जी 26 साल। सो इन दैट केस 15/26 इंटू 26, सैलरी लास्ट विड्रॉन, सैलरी का यहां पे मतलब है BDF, तो बेसिक सैलरी इंटू DA। और ये एवरेज नहीं करना, 10 महीने की नहीं लेनी मेरे को, तो सिर्फ लास्ट मंथ की लेनी है। लास्ट मंथ में इनको कितना मिल रहा था? 60,000, और DA कितना मिल रहा था? 30,800। और हमने मान के चला है कि DA पूरा का पूरा हमने लेना है, फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, हो या ना हो डजंट चेंज थे। सो उसमें लिमिट आएगी 13,62,000 की। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 कितना आया? 13,62,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और टैक्सेबल कितना होगा? 11,38,000। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर हुई? आर वी गुड और नॉट? एक बात हाईलाइट करना चाहता हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। पेपर में ऑप्शन में 13,62 भी दिखेगा और 11,38 भी दिखेगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि उसने ग्रेचुटी कितनी एग्जम्प्ट है वो पूछा है या टैक्सेबल ग्रेचुटी पूछा है। बच्चा बड़ा जल्दी में होता है जी, उसने कहना है 13,62,000 और ऑप्शन ए 13,62,000, उसने कहना है कि सर मैच हो गया, यही है मेरा आंसर, ठीक है। और 12 आगे क्या कहता है कि सर पेपर बड़ा अच्छा हुआ, आंसर पूरे श्योर शॉर्ट है, ठीक है। नंबर आने 38, ठीक है। रीजन क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा ही नहीं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑप्शन में ये दोनों चीजें दिखेंगी आपको, 13,62 भी और 11,38 भी। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और लिटरली जब कैलकुलेटर पे अमाउंट आती है ना 13,62 और ऑप्शन ए दिखती है 13,62, यू आर टेम्प्टेड कि जल्दी से बस ए मार्क कर दो, हमारा तो एग्जैक्ट आ गया, ठीक है, जबकि वो गलत है। पेपर चेकर ने ऑप्शन भी बड़ी ध्यान से दी होती है। चलेंगे आगे कि नहीं? वो टैक्सेबल है, 13,62 इज द एग्जम्प्ट। चलेंगे आगे। थर्ड केस में आते हैं जिसके अंदर हमने कहा कि आप ग्रेचुटी एक्ट में फॉल नहीं करते हैं।
इन दैट केस वो कहता है कि जी आप पहले मेरी सैलरी कंप्यूट करवा दो, सैलरी कंप्यूट करवा दो। मैं मेरे साथ रहेंगे जी प्लीज। ये रिटायर हुए 16 फरवरी को, फरवरी छोड़ दो, ठीक है। 10 महीने बनेंगे अप्रैल से जनवरी, अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने और जनवरी का 10वां महीना 10 महीने। इनका इंक्रीमेंट हुआ है अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने। 4 महीने इनको कितना मिल रहा है 60,000 और बाकी 6 महीने कितना मिल रहा है 50,000। ये बना 3 लाख, ये बना 240, 3 और 2 40, 5,40,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम। डीए के लिए उसने पॉइंट नंबर 3 में लिखा था कि सिर्फ 40% डीए फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। और यहां पे मैंने क्या लेना है सैलरी का मतलब बीसीडी और डीए सिर्फ उतना लेना है जितना फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो। तो 30,800 इंटू 10 का 40%, 1,23,200। टोटल सैलरी 10 महीनों की कितनी आई 6,63,200 रुपए डिवाइडेड बाय 10 करके एवरेज सैलरी आ गई 66,320 रुपए। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। 66,320 तक सभी पहुंच गए। बीसीडी में से सी है ही नहीं, सिर्फ 2 ही थे यहां पर। मेरे को क्वेश्चन में 2 गिवन थे, बी और डी। डी कितना लेना होता है हमेशा only forming the part of retirement benefit, only one exception throughout the chapter, only one exception, that is अगर आप ग्रेचुटी एक में फॉल करते हैं वहां पे है बीडीएफ। चलेंगे वापस ऊपर आते हैं जी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, एक्चुअल जितनी आपको रिसीव हुई 25 लाख, मैक्सिमम लिमिट कितनी है 20 लाख। और ये कैलकुलेट कर लेते हैं हाफ मतलब 15/30 भी आप याद रख सकते हैं या 1/2। एवरेज सैलरी हमने कंप्यूट कर लीजिए 66,320 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स 25, क्योंकि फ्रैक्शंस टू बी इग्नोर्ड, ठीक है। 25 साल 7 महीने, क्योंकि 7 महीने कंप्लीटेड नहीं है, हैज टू बी इग्नोर्ड। तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना बना 829, ऊपर कितना था 1362, मतलब ग्रेचुटी एक्ट में फॉल करने वालों को बेनिफिट दिया जा रहा है। यस और नो? मैं आपसे वैसे जानना चाहता हूं, जब मैंने ऊपर बोला 15/26 तो आपके लिए फेवर किया या 15/30 बोल देना चाहिए था? फेवर किया जी, मैंने डिनोमिनेटर छोटा किया है, ठीक है, जब इसकी वजह से आपका आंसर मोर देन हाफ आया है। नंबर 1 तो वो बेनिफिट लिया। नंबर 2 आपकी सैलरी ऊपर मैंने बोला लास्ट मंथ की ले लो, एवरेज करने की जरूरत नहीं। एवरेज में हमेशा कम होगी क्योंकि आपकी सैलरी हमेशा इंक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। जब मैं उसकी एवरेज लूंगा तो वो हमेशा मीडियन छोटा होगा फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द अपर रेंज से हमेशा वो मीडियन उसका छोटा ही होगा। फिर तीसरे में भी आपको मार पड़ी, उसमें वो कहता है फ्रैक्शंस टू बी इग्नोर्ड, जबकि ऊपर कभी कभी 25 का 26 भी हो सकता था। तो ऊपर तीनों जगह पे आपको बेनिफिट है, ठीक है। ये डिस्कशन करने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। 15/26 में भी आपको फायदा दिया, लास्ट सैलरी ड्रॉन में भी फायदा दिया, और तीसरा आपके ईयर्स में भी फायदा दिया। और वहां पे था बीडीएफ, डीए पूरा ले लो, यहां पे डीए में भी उसको मार पड़ी, सिर्फ 40% डीए ही फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सैलरी। इसीलिए नीचे अमाउंट कम आई जी 829, ऊपर अमाउंट थी 13,62,000। तो जो ग्रेचुटी एक में फॉल नहीं कर रहा उसको ज्यादा ग्रेचुटी टैक्सेबल हो रही है, 16,71,000 पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। फाइन, चलेंगे आगे, क्वेश्चन हो जाएगा। आइए जी इलस्ट्रेशन 19 कर लेते हैं ताकि और कंक्रीट हो जाए जी हमारा। मिस्टर शाह एन अकाउंट्स मैनेजर हैं, रिटायर हुए फ्रॉम जेके लिमिटेड। कब रिटायर हुए? 15 जनवरी को, ठीक है। और सर्विसेज कितनी दी? 30 साल 7 महीने। सैलरी है जी 25,000 रुपए की। कब तक? 30/9 तक। ये रिटायर कब हुए? 15 जनवरी को, लेकिन पिछले साल 30/9 तक ये 25,000 विड्रॉ कर रहे थे, और उसके बाद अक्टूबर ऑनवर्ड्स इनकी सैलरी हो गई 27,000। कहते हैं 2,000 रुपए इनको डीए भी मिलता है, जिसमें से 55% ऑफ इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ही इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है जी। तो थर्ड ऑप्शन में सीधा है 8 लाख रुपए की ग्रेचुटी मिल रही है, और आपसे क्या पूछा गया? वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सेबल ग्रेचुटी, ठीक है। एग्जाम्प्ट ग्रेचुटी नहीं, टैक्सेबल ग्रेचुटी। तो हमने कहा सर 2 तो हमें पता ही है, 20 लाख और 8 लाख। 20 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट बाय 10/10 और 8 लाख इज द एक्चुअल ग्रेचुटी। पहले इनकी एवरेज सैलरी कंप्यूट कर लेते हैं 10 मंथ्स की, जिसमें से जनवरी इग्नोर कर देंगे, रिटायर कब हुए? 15 जनवरी को। हमने कहा सर जनवरी इग्नोर कर दो, आप फरवरी से
मार्च से, पिछले साल के मार्च से दिसंबर ले लो, ठीक है। इनकी सैलरी कब बढ़ी? अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने तो इन्होंने 27,000 विड्रॉ किया, बाकी 7 महीने इन्होंने 25,000 विड्रॉ किया। ये बात समझ में आती है? तो 2.25 लाख प्लस 91,000, दैट इज 256,000। आर वी गुड? 256 सबका पहुंच गया। फिर हमने कहा सर डीए ओनली फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो 2,000 इंटू 10, 20,000 का 55%, 11,000। चले 20,000 मिला ना 10 महीनों का, एक महीने का 2,000 है तो 10 महीने का 20,000, बट पूरा का पूरा फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है, 55%, तो 20,000 का 55%, 11,000। तो आपकी कमीशन के बारे में कुछ बताया नहीं। तो टोटल सैलरी बनी 267,000 डिवाइडेड बाई 10, 26,700। और कंप्लीटेड ईयर्स ही लेने हैं जी, पार्ट ऑफ द 7 मंथ्स को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये पॉइंट नंबर 3 है। आइए जी ऊपर कैलकुलेशन में वापस आते हैं। तो उसने कहा 1/2 एवरेज सैलरी इंटू 30, 4,05,000 रुपीज, यही सबसे कम है। ये माइनस हो जाएगी, बाकी आपका टैक्सेबल आ जाएगा, टैक्सेबल। तो ये माइनस भी कैसे हो गई? बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 10। आर वी गुड?